और ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को ही चुनौती दे दी है। लड़ाई अब सीमाओं से निकलकर पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। अब ईरान का अगला लक्ष्य कुवैत और इराक के बीच फंसा एक बहुत जरूरी द्वीप हो सकता है। ईरान का हर नया हमला अरब के अमेरिकी सुरक्षा कवच को कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के सबसे आधुनिक हथियारों और इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार भी तेजी से घट रहा है। सवाल सिर्फ अगला हमला कहां होगा यह नहीं है, सवाल यह भी है कि अगर युद्ध का विस्तार इसी तरह होता रहा तो सुपर पावर अमेरिका अरब में अपने हथियारों की सप्लाई कब तक कर पाएगा। और अब ईरान का अगला टारगेट है फारस की खाड़ी के अंतिम किनारे पर मौजूद कुवैत का बुबियान द्वीप। हालांकि इस द्वीप पर ईरान की नजर लंबे समय से है, लेकिन अब ईरान को रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम द्वीप पर हमला करने और कब्जा करने का मौका मिल गया है। ये द्वीप न सिर्फ कुवैत की संप्रभुता का प्रतीक है, बल्कि यहाँ तैनात अमेरिकी सुरक्षा कवच खाड़ी देशों में वॉशिंगटन की सैन्य हनक की रीढ़ है। और बुबियान द्वीप क्यों खाड़ी का नया रणक्षेत्र बन सकता है, इसे समझने के लिए बुबियान द्वीप की सटीक लोकेशन जानिए। बुबियान द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी छोर पर बेहद संवेदनशील इलाका है। भौगोलिक रूप से यह कुवैत का हिस्सा है, लेकिन यह इराक की समुद्री सीमा के बिल्कुल मुहाने पर है। सबसे खास बात यह है कि इसके ठीक पीछे इराक का एकमात्र मुख्य बंदरगाह और खाफजी समुद्री सीमा है। बुबियान द्वीप की सुरक्षा के लिए अमेरिका का सबसे आधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। यहां अमेरिका की सैन्य तैनाती भी है। इसके एकदम नजदीक कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और अमेरिकी सेना का कैंप व्यू रिंग है। इसलिए खाड़ी में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को तोड़ने के लिए यह द्वीप IRGC के निशाने पर है। इस द्वीप को लेकर कुवैत और इराक के बीच पुराना विवाद है। कुवैत बुबियान द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट का निर्माण करा रहा है। इराक का आरोप है कि इस नए पोर्ट के बनने से उसके कसर बंदरगाह का समुद्री रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। आर्थिक और रणनीतिक रंजिश के इसी चोक पॉइंट का फायदा उठाकर ईरान इस द्वीप पर हमला कर सकता है। ईरान इराक युद्ध में इराक इस द्वीप को कुवैत से लीज पर लेना चाहता था ताकि खाड़ी में उसकी सैन्य पहुंच बढ़ सके, लेकिन तब कुवैत ने डील करने से मना कर दिया। इसके बाद 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान यहाँ एक बड़ा सैन्य मोर्चा बना था। तब इराकी सेना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं ने यहाँ इराकी ठिकानों को तबाह किया था। वॉशिंगटन की रणनीतिक शोध संस्था CSIS के विश्लेषण के अनुसार फरवरी से अप्रैल तक चले 39 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने 13,000 से ज्यादा हमले किए। इस दौरान उसने अपनी सबसे आधुनिक 7 मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इनमें टॉमाहॉक, जैस्प, प्रिज्म, SM-3, SM-6, थार्ड और पैट्रियट शामिल हैं। इनमें से कम 4 प्रमुख हथियार प्रणालियों का आधे से ज्यादा भंडार खर्च हो चुका है। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 3,000 टॉमाहॉक मिसाइलें थी, जिनमें से 1,000 से अधिक इस्तेमाल हो चुकी हैं। लगभग 4,000 जैस्म मिसाइलों में से करीब 1,100 खर्च हो चुकी हैं। नई पीढ़ी की प्रिज्म मिसाइलों का कुल भंडार ही करीब 90 था। दावा यहां तक है कि प्रिज्म का पूरा उपलब्ध भंडार ही समाप्त हो गया है। अरब देशों में कुल मौजूद अमेरिका की लगभग 410 SM-3 मिसाइलों में से करीब 250 इस्तेमाल हो चुकी हैं। करीब 1,160 SM-6 मिसाइलों में से 370 खर्च हो चुकी हैं। लगभग 360 थार्ड इंटरसेप्टर में से करीब 290 उपयोग हो चुके हैं। करीब 2,330 पैट्रियट इंटरसेप्टर में से 1,430 तक इस्तेमाल होने का अनुमान है। और ईरान लगातार अरब के अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है और इनकी सुरक्षा करने में अमेरिका का इंटरसेप्टर भंडार तेजी से खर्च हो रहा है। सबसे पहले इराक का अल असद एयरबेस, ये इराक में अमेरिकी सैन्य अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। सीरिया का अल तन्फ एयरबेस, सीरिया, इराक और जॉर्डन की निगरानी रखने वाला अहम ठिकाना है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर पेट्रियट, स्काईगार्ड, स्टिंगर और स्टार बस्ट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। फारस की खाड़ी की सुरक्षा में इसकी भूमिका बेहद अहम है। जॉर्डन का मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख हवाई ठिकाना है। कतर का अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है। यहाँ पेट्रियट बैटरियों के साथ NASAMS-3 सिस्टम तैनात है। UAE के अल दफरा एयरबेस की सुरक्षा थार्ड और पेट्रियट से होती है। हर नए हमले के साथ इंटरसेप्टर मिसाइलें घट रही हैं और यही अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। CSIS के अनुसार टॉमाहॉक मिसाइलों का भंडार पहले जैसा होने में 4 से 5 वर्ष लग सकते हैं। जैस्म के लिए लगभग 1 साल, प्रिज्म के लिए करीब 8 महीने,
SM-3 और SM-6 के लिए लगभग 3 साल, थार्ड के लिए 3 से 3.5 साल और पैट्रियट के लिए भी करीब 3 साल का ही समय लग सकता है। अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला शुरू कर दिया है तो ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ईरान ने सिर्फ बदले की कार्रवाई तक खुद को सीमित नहीं रखा है। ईरान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट खड़ा करने का प्लान बना लिया है जिस पर ट्रंप अकेले पड़ सकते हैं। ईरान के कदम से प्रभावित देश अमेरिका से दूरी बढ़ा सकते हैं और ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी गिर सकते हैं। आखिर ईरान का वो कदम क्या है, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर नेटवर्क या बुनियादी ढांचे पर एक भी मिसाइल दागी तो इस बारूद में सिर्फ ईरान नहीं जलेगा बल्कि पूरी दुनिया युद्ध की चक्की में पिस जाएगी। पहला कदम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना और इससे आगे बढ़कर दूसरा कदम है बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी। दावा है कि ईरानी लीडरशिप ने अपने सबसे खतरनाक प्रॉक्सी हूती को सीक्रेट संदेश भेज दिया है जिसमें अमेरिकी हमले के बाद लाल सागर से तेल की आवाजाही तुरंत रोकने को कहा गया है क्योंकि बड़ी मात्रा में खाड़ी का तेल सऊदी पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है, वो पाइपलाइन जो लाल सागर से तेल के निर्यात का विकल्प बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा संकट यह भी है कि सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह को हूती लड़ाकों से बचाना होगा क्योंकि इसी बंदरगाह से सऊदी 70% तेल निर्यात करता है और अगर यानबू पोर्ट तबाह हुआ तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट ही क्रैश हो जाएगा। तब हूती ने 170 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल हमले किए थे। तब ब्रिटेन और ग्रीस के विशालकाय जहाज समंदर में डूब गए थे। तब अरबों डॉलर का कच्चा तेल और दूसरी सामग्री समंदर की गहराई में समा गई थी क्योंकि पहले लाल सागर और स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों में 80% की कमी आई थी। नया रूट अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को बनाया गया था लेकिन इस रूट पर 4000 से 6000 नॉटिकल माइल्स यानी 7408 किलोमीटर से 11112 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई थी। सप्लाई चेन में 10 से 20 दिन का समय अतिरिक्त लगने लगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक नया बेहद खतरनाक और रणनीतिक मोर्चा खुल गया है जो अजोव सागर से लेकर काला सागर तक जाता है। दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जमीनी जंग अब जल युद्ध में बदल गई। यही वजह है कि काला सागर इस वक्त बारूद के अंगारों से दहक रहा है। तो क्या समंदर की लहरों पर छिड़ी महाशक्तियों की यह जंग विश्व युद्ध का सायरन है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्योंकि शैडो फ्लीट पर यूरोपीय संघ ने पहले ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यूरोप इस अवैध व्यापार को पूरी तरह से रोकना चाहता है लेकिन यूरोप रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसीलिए रूसी शैडो फ्लीट पर ना तो हमले करता है ना ही उन्हें सीज। यूक्रेन रूस के साथ सीधे जंग लड़ रहा है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों का समर्थन मिला हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के इशारे पर लगातार हमले करके रूस को कमजोर करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट ओडेसा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। रूस का टारगेट यूक्रेन के एग्रो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इन हमलों से यूक्रेन की अनाज निर्यात करने की क्षमता का 1/3 हिस्सा ठप होने का खतरा है। यूक्रेन फर्टिलाइजर्स के लिए इसी पोर्ट पर निर्भर है और फर्टिलाइजर न मिलने से यूक्रेन के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि कृषि पर आधारित है वो प्रभावित हो जाएगा और इससे यूक्रेन के आंतरिक हालात खराब हो जाएंगे। रूस का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है कि तेल और गैस निर्यात ठप होने से वॉर फंड पर असर पड़ेगा, जबकि यूक्रेन का अनाज नहीं बिकने से यूक्रेन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ इन हमलों से क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण कमजोर हो रहा है और यूक्रेन के तटीय शहरों जैसे ओडेसा पर लगातार मिसाइल हमलों से नागरिक बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है।